लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पत्रकारिता। आज आप जिस पत्रकारिता से अवगत हैं वो एक लोकतांत्रिक देश के हिसाब से फिट नहीं बैठती है, क्योंकि वाकई आपको जिन खबरों से रूबरू होना चाहिए आप उनसे असल में अनभिज्ञ हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आप और हम लद्दाख के उस संघर्ष से अभी तक अपरिचित हैं जो विगत 21 दिनों से चला और अभी भी चल रहा है, और एक व्यक्ति जो गांधीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है और आमरण अनशन के साथ उस पहल को आगे बढ़ाता है जिसको आखिर में वो हासिल करना चाहता है, जीत के तौर पे, संघर्ष से। क्यों हमें उस संघर्ष के बारे में बताया नहीं गया? क्या पता हम और आप अब इससे जुड़ जाएं, क्या पता हम और आप उस संघर्ष को अब कुछ समझ पाएं। क्यों? क्योंकि अब इस कड़ी को मैं और मेरे साथी हम लोग मिलकर आपको उससे जोड़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या वो संघर्ष है, क्या वो अनशन है जो एक जीत के लिए चलाया गया है, जो हित के लिए चलाया गया है, जो मानवों के हित के लिए चलाया गया है, जो प्रकृति के हित के लिए चलाया गया है। अनशन का जब शब्द हम सुनते हैं, ये अनशन शब्द, तो हमारे दिमाग में महात्मा गांधी, अन्ना हजारे जैसे लोगों की, जैसे बड़े विभूतियों का चेहरा हमारे दिमाग में चढ़ने लगता है। मगर मैं बता रहा हूं कि आज जब ये पूरा वीडियो आप देखेंगे उसके बाद इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ जाएगा जिनका नाम होगा सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर जो सबसे अनिवार्य है, जो सबसे पहले चर्चा करने योग्य विषय है, वो है लद्दाख के ज्योग्राफिकल कंडीशन को, लद्दाख का भौगोलिक दृष्टिकोण। ये समझना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो पूरा खेल है, जो पूरी कहानी है, जो पूरी कड़ी है, वो यहीं से शुरू होती है। 1949 के विभाजन के बाद थोड़ा हिस्सा लद्दाख का पाकिस्तान में चला गया था और लगभग 38,000 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है लद्दाख का, वो चाइना के पास है। शेष जो अभी लद्दाख भारत में है, उसका जो भौगोलिक मानचित्र है उसमें यदि हम नजर डालें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद जो सबसे बड़ा स्वच्छ जल का जलाशय है वो लद्दाख में है, जो कि लगभग 2 बिलियन लोगों के जलीय आवश्यकताओं का कारण बनता है। 2 बिलियन लोग, इस जनसंख्या में लगभग 1/4 पूरे इस प्लैनेट की, इस पूरे धरती की पॉपुलेशन कवर हो जाती है, 1/4 पॉपुलेशन। अब चूंकि प्रकृति से इतनी विलासित इस लद्दाख में नजरें हैं उस तथाकथित इंडस्ट्रीज की, जो वहां आके अपने इंडस्ट्रीज को लगाना चाहते हैं और अपना व्यापार चमकाना चाहते हैं, इसी से संबंधित ये पूरी कहानी शुरू होती है और संघर्ष शुरू होता है सोनम वांगचुक का। हालांकि लद्दाख में चला आ रहा परिश्रम कोई नया नहीं है। सालों से लोगों ने अपनी मांग रखी हैं जो या तो नजरअंदाज की गई या अगर पूरी भी की गई तो इससे सच में क्या लोगों को लाभ हुआ, ये सवाल पूछने योग्य है। परंतु इस पूरे श्रम में कोई चीज अगर कांस्टेंट रही है, इस पूरे परिश्रम में सबसे बड़ा अगर कोई चिंता का विषय रहा है तो वह है जम्मू और कश्मीर में 370 का लागू होना, जो कि लद्दाख पे भी लागू होता था। हाँ, 370 के लागू होने के कारण लोग अपने एरिया में कंट्रोल तो रख सकते थे, बाहर से इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती थी, पर वो इतना काफी नहीं था कि वो जम्मू और कश्मीर से जुड़े होने के कारण जो उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा था उसे वह नजरअंदाज कर सके। लोगों की मांग थी कि 370 को हटाया जाए और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, क्योंकि हमेशा से ही लद्दाख के लोगों का कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है, ना ही कोई सीएम कभी भी लद्दाख से बना। परंतु कश्मीर में जो तनाव थे उसका प्रभाव लद्दाख पे जरूर पड़ता रहा। लोग वहां उस तनाव से मुक्त होना चाहते थे और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनना चाहते थे। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को हटाया गया तो साथ ही साथ लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया।
एक तरफ इस खबर से लेह के लोगों में उत्साह का माहौल था, वे खुश थे, पर दूसरी ओर व्यापारियों का लद्दाख में आकर व्यापार करना और बाहरी लोगों से इन्वेजन का खतरा उन्हें नजर आ रहा था, जो उनके लिए एक नया चिंता का विषय बन गया था। लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वहां की लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 90 के दशक में स्टैब्लिश की गई थी, उससे उसके कई पावर्स छीन लिए गए। वह काउंसिल पहले तो अपने हिसाब से अपने अनुसार कई निर्णय ले सकती थी, पर अब ऐसा नहीं रहा। कई बदलाव किए गए हैं, पर जिस एनक से सरकार लद्दाख की ओर देख रही है वो शायद धुंधला हो चुका है। लद्दाख के लोग बेशक विकास तो चाहते हैं, पर इसके लिए वो अपने वजूद, पर्यावरण और संस्कृति की कीमत नहीं चुकाना चाहते। बेरोजगारी से त्रास लद्दाखी आज सोनम वांगचुक का हाथ पकड़कर अनशन कर रहे हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो पिछले साल जनवरी में 5 दिनों का अनशन कर चुके हैं और इस साल फिर से उन्हें सरकार के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है। माइनिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर होने वाले पर्यावरण के नुकसान को मंडराता देख लद्दाख के लोग चिंता में हैं और वो इस चिंता का हल चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, जिसके लिए वो 3 फरवरी 2024 को सड़कों पर उतर आए थे। पूरा लेह उस दिन बंद था। सोनम वांगचुक के अनुसार धीरे धीरे लद्दाख इंडस्ट्रियलिस्ट का प्लेग्राउंड बन जाएगा, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और वो लद्दाख जो इतना खूबसूरत है वो उतना खूबसूरत रह नहीं जाएगा। गांधी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर वांगचुक अपने समस्या का समाधान और अपनी हक की मांग को जीतना चाहते हैं। इस लड़ाई को वो जीतना चाहते हैं तो उस रास्ते पर जो कि अहिंसावादी है। सिर्फ नमक और पानी के बदौलत वह 21 दिन का अपना एक चरण कर चुके हैं अनशन का, और आगे भी करने की इच्छा रखते हैं। अब ये जो सोनम वांगचुक जी 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठे थे, उसका कारण क्या था, उसके पीछे की मांगे क्या थी? जाहिर है कुछ बड़ी मांगे रही होंगी, कुछ विशेष और कुछ महत्वपूर्ण मांगे रही होंगी, जिसके कारण रोज 100-100, 200 लोग उनके साथ आके जुड़ते थे, और इस 21 दिन के पूरे सफर में लगभग 10 से 12 हजार लोग उनके साथ आके जुड़े। तो आइए उन्हीं कारणों के ऊपर, उन्हीं डिमांड्स के ऊपर हम नजर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं कि वो क्या डिमांड्स थी। जो पहली मांग थी वो प्रकृति को लेके थी, जैसा कि मेरे साथी ने पहले समझाया है, और मैंने भी शुरुआत में इसका थोड़ा सा चित्र खींचा था कि जो लद्दाख है वो प्रकृति विलासी रीजन है। मतलब वहाँ का सौंदर्य प्रकृति से है, सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है, और उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उस प्रकृति को बचाने के लिए जो पहली मांग है वो है इंडस्ट्रीज को रोकना। धारा 370 हटा तो इंडस्ट्रीज के पास फ्रीडम आ गई कि वे इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करें लद्दाख में, उस यूनियन टेरिटरी में। लेकिन इसका नुकसान जो वहाँ के स्थानीय लोग समझ रहे हैं कि उसका बड़ा नुकसान ये है कि वो जो सौंदर्य है प्रकृति का, वो जो आवश्यकताएं पूर्ण करने वाली चीजें हैं, या वो हिमालयाज हो या वो जलाशय हो, उसके दोहन से उसको डिप्लीट करने से बचाने के लिए वो चाहते हैं कि वो इंडस्ट्रीज ना आए। पहली मांग इसी नारे के साथ वो लगाते हैं, सेव एनवायरमेंट, सेव ग्लेशियर, सेव हिमालयाज। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो मांग है लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की। क्या है 6th शेड्यूल? किसी भी रीजन को यह अधिकार दे देना, उस रीजन को जहां की जनसंख्या ट्राइबल हो, जो पिछड़े वर्ग के लोग हों, 50% जनसंख्या ट्राइबल होनी ही चाहिए, ये अनिवार्यता है उसकी। लेकिन लद्दाख की जो जनसंख्या है वो लगभग 97% ट्राइबल्स हैं, तो लद्दाख की मांग कोई गलत नहीं है। अभी जो 6th शेड्यूल है वो आपको राइट देता है कि आप लॉज बना सकें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। मतलब आपके लॉज होंगे, आपके नियम होंगे। मतलब आप अपने कल्चर को किस तरह सेव करना चाहते हैं, आप अपने प्रकृति को किस तरह से सेव करना चाहते हैं, जिस प्रकृति की हमने बात की उसको बचाने के लिए किस तरह से आप अपने पेड़ों को, वनों को, जंगलों को, जानवरों को, जो कई जगह हमने भारत में कई विभिन्न हिस्सों में देखा कि किस तरह
लोकल कम्युनिटी ने बचाया है स्वयं के प्रयासों से, बिना गवर्नमेंट के एक्सटर्नल हेल्प के, उनके बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के। यही कुछ आपको विशेषाधिकार देता है सिक्स्थ स्केड्यूल। भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है, जैसे मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में, उस रीजन में हमें ये सिक्स्थ स्केड्यूल में ये सब जगह शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इस मांग को लेके आवाज उठा रहे हैं सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग। ये जायज है कि ऐसे जगह जहां पर आप बरसों से रह रहे हैं और आप इतने प्रकृति से परिपूर्ण हैं, उसको बचाने के लिए आप बेहतर समझते हैं उसे किस तरह से बचाना चाहिए। बस यही मांग है, इसी को लेके सोनम वांगचुक आगे बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम मांग जो लद्दाख के लोगों की है, वो है स्टेटहुड बनने की। कल्पना करिए कि आपकी कोई समस्या है और आपको ऊपर सरकार तक पहुंचाना है। जाहिर है आप अपने विधायक और सांसद की सहायता लेंगे, मगर कल्पना करिए कोई विधायक है ही नहीं, कोई विधानसभा नहीं है, वहां कोई विधायक नहीं है, आपके यहाँ से कोई सांसद नहीं है जिसको जो बात पहुंचाए ऊपर तक। जाहिर है आप समस्याओं के घेरे में घिरे रहेंगे। बस ऐसी ही कुछ समस्या झेलनी पड़ रही है लद्दाख के लोगों को। वे मांग कर रहे हैं कि उनको भी एक विधानसभा चाहिए। इस देश में विधानसभा, विधान परिषद, संसद अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। देश के कल्याण के लिए, देश को चलाने के लिए इनकी एक अहम भूमिका है, और यदि आपकी बात वहां तक पहुंच ही नहीं रही है तो ये समस्या की बात है। बस इसी बात की मांग कर रहे हैं और स्टेटहुड बनने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस अनशन के समर्थन में हैं, लोग उनके डिमांड के लिए क्रिटिकल भी हैं। काफ़ी ज़्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। उनकी एक डिमांड जो स्टेटहुड की है, उसको अगर पूरी कर दिया जाए तो संभावना है कि वो कई दिक्कतों को निमंत्रण देगी। इसका कारण है लद्दाख का सेंसिटिव ज्योग्राफिकल कंडीशन। लद्दाख के राइट में पड़ता है अक्साई चीन, तो लेफ्ट में पीओके, और चाइना ने पहले ही इलीगली 38,000 किलोमीटर पे ऑक्यूपाई कर लिया है। चाइना से हमारे रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में सेना को सशक्त करना भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि रोड्स। ऐसे में जो ग्रेजिंग एरिया है लद्दाख के लोगों का, वो तो कम होगा ही, पर जो बाकी मांगे हैं जैसे कि सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल होना, वो जायज़ है, क्योंकि लद्दाख की 90% से ऊपर आबादी तो ट्राइबल ही है। बाकी सेव हिमालय, सेव ग्लेशियर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नोशन को अपनाना चाहिए। फिलहाल तो इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो सरकार कुछ कर नहीं सकती है, पर आगे ये उम्मीद है कि सरकार अपने सबके साथ सबका विकास के वादों को पूरा करेगी और अपने मैनिफेस्टो में पहले से जो बात उसने लद्दाख के हित में कर रखी है उसे भी पूरा करेगी। हम सरकार से अच्छे कदम की उम्मीद करते हैं, जिससे लद्दाख के समस्या का भी समाधान हो, और जो रोजगार का मुद्दा पूरे भारत में उठ रहा है वो लद्दाख में भी उठ रहा है, तो उसका भी समाधान हो। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अभी तक उनकी बातों को पूर्ण रूप से अनसुना ही किया है। पिछले साल 4 दिसंबर को केडीए यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह से हमारे जूनियर होम मिनिस्टर नित्यानंद राय ने एक मीटिंग भी की थी, जहां पर उनकी मांगों को सुना गया और उस मुद्दे पर डिस्कशन भी हुआ। हालांकि इसका कोई ठोस परिणाम तो नहीं निकला, जिस कारण आज हम अनशन देख रहे हैं, पर आगे उम्मीद रहेगी कि जब ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो, जब सरकार दोबारा पावर में आए, जो भी सरकार पावर में आए, वो लद्दाख के लोगों की बातों को सुने और उनकी मांगों को पूरा करे। हालांकि अभी भी एक नाराजगी बची हुई है लद्दाख के लोगों में, उनके प्रोटेस्ट से ये देखा जा सकता है, क्योंकि जिस सिक्स्थ शेड्यूल में वो आना चाहते थे, जिसका वादा किया गया था सरकार द्वारा, वो पूरा नहीं किया गया। सरकार के मैनिफेस्टो में दो बार के 2019 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी दिया गया था,
और एक लोकल चुनाव के मैनिफेस्टो में भी ये बोला गया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे। मगर उस वादे के बाद, उसे डिनाई कर जाने के बाद आज लद्दाख की जनता नाराज है। एक शायर के, एक गज़ल के 1-2 शेर याद आते हैं कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें बस इतना लिखना लानत है। इससे बढ़कर लानत और फिर क्या होगी, बच्चा बच्चा बोल रहा है लानत है, बच्चा बच्चा बोल रहा है लानत है। और जिस दीवार पे उनके वादे लिखे हैं, जिस दीवार पे उनके वादे लिखे हैं, हमने उसके नीचे लिखा लानत।